नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की हुई थी। ठीक है, तो समय को बिना गंवाए शुरुआत करते हैं आगे। तीसरी क्लास हमारी आज पॉलिटिकल की हो जाएगी। ठीक है, और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और भाग 1 जो हमने पढ़ लिया था, 1 से 4 तक आर्टिकल उसमें थे। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? भाग 2। क्या पढ़ना है? भाग 2 पढ़ना है, जिसका नाम है नागरिकता। क्या नाम है? नागरिकता। नागरिकता में जो आज पढ़ना है। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद कितने होंगे आके? इसमें अनुच्छेद होंगे 5 से। अब वो देखो, पहले वाला जो है वो खत्म हुआ था 1 से 4 तक था। ठीक है, तो ये आगे 4 से शुरू होगा ना, तो ये 5 से 11 तक होगा। कितने तक होगा? 5 से 11 तक। इसको हम लिख सकते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप। ठीक है, और ये हमारा आर्टिकल 5 से 11 तक रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? 5 से 11 तक। तो देखिए, अब एक बात बताइए, जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त ये तो था ही कि कौन हमारे देश में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, उसकी क्या शर्तें होंगी, क्या नहीं होंगी। ठीक है, तो कुछ तो आधार बनेगा उसका। तो क्या किया गया? सबसे पहले क्या था कि प्रारंभ में नागरिकता होती थी। जैसे कि जो संविधान लिखने से पहले जो एक जो बैठाई गई थी संविधान सभा, प्रारंभ जो अंतरिम थी विधानसभा थी, उसमें जो बिठाए गए थे उसमें बताया गया था एक था प्रारंभिक नागरिकता। ठीक है, क्या बताया गया था? प्रारंभिक नागरिकता। ये आर्टिकल कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, आर्टिकल 5 आ जाएगा यहाँ पे। आर्टिकल 5, इसमें क्या बताया गया? प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता, इसमें है ना बेसिकली क्या बताया गया है कि प्रारंभ में नागरिकता का मतलब है उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो ये था कि भाई कौन, किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय किसी के पास डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं होता था। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कोई होता नहीं था। तो क्या था? 3 आधार बताए गए। क्या? 3। एक था जन्म, कि भाई आपका जन्म भारत में हुआ ना, ये काफ़ी है। ठीक है, आपको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता क्या होता है कि एक ऐसा अधिकार होता है, नागरिकता एक ऐसा अधिकार होता है जिसके बेस पर हम जो है किसी भी देश में रह सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर नागरिकता ही नहीं होगी ना, तो इनमें से कोई भी काम हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंटेशन ही छीन ली जाएगी, हमसे डॉक्यूमेंटेशन छीन ली जाएगी। तो ना हमारा पैन कार्ड बनेगा, ना आधार कार्ड बनेगा, ना कहीं एडमिशन होगा, ना कहीं आप लाइसेंस बनवा सकते। लाइसेंस नहीं बनवा सकते तो गाड़ी नहीं ले सकते, चला नहीं सकते। ठीक है, और इसके बाद कहीं भी अगर जैसे कहीं कोई हादसा हो जाता है तो पुलिस आपकी रिपोर्ट लेगी, पुलिस पूछेगी कहाँ के हो, तो क्या बताएगा? जब उसका कोई एड्रेस नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा, तो सब कुछ, यानी कि एक प्रकार का नागरिकता एक अधिकार है। ठीक है, जिसके बेस पर जो है किसी भी देश में वो कार्य करता है। ठीक है,
सबसे पहले क्या बताया कि जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही देखिए भारत पाकिस्तान का जैसे ही जो है अलग अलग हुआ, ठीक है, बंटवारा हुआ, तो उसमें क्या था, बंटवारा होने से पहले या संविधान लिखने से पहले, संविधान लिखने से पहले पाकिस्तान का कोई बंदा था मान लीजिए, वो आके इंडिया में बस गया। अब डॉक्यूमेंटेशन कोई था नहीं, वो तो कह देगा कि मैं तो यहीं का था, बोलेगा कोई कागज़ दिखाओ, कागज़ है नहीं मेरे पास, अंग्रेजों ने घर फूंक दिए हमारे, ठीक है। तो मतलब एक जुबानी तौर पर ही माना जाता था कि हाँ मैं यहाँ का नागरिक हूँ, तो उसको मान लिया जाता था, ठीक है, उस समय। उसके बाद दूसरा क्या था, अगर माता या पिता, क्या, माता या पिता, इन दोनों में से, अगर आपके माता या पिता इन दोनों में से कोई एक भी अगर भारत का नागरिक है, तो भी आपको जो है नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी बंदा मान लीजिए बाहर से अगर कोई भी बंदा आता है, तो उसके माता या पिता कोई भी भारत का नागरिक है, तो उसको नागरिकता दे दी जाती है, ठीक है। और ये कैसे दी जाएगी, ये दी जाती है 6 महीने के, मतलब 6 महीने जो है पहले से वो रह रहा हो, ठीक है, 6 महीने पहले से, ठीक है। ये 3 बेस पर नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता का जो है ये 3 बेस पर दी जाती थी। सेकंड आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में क्या बताया गया था, आर्टिकल 6 में बताया गया था कि परमिट रूल था, क्या था, परमिट रूल। एक डेट थी 19 जुलाई 1948, क्या था, 19 जुलाई 1948, सॉरी और लिखना था भाई यहाँ, तो देखिए आर्टिकल 6 क्या बताता है, परमिट रूल, परमिट रूल। और इसमें क्या थी, 19 जुलाई और 1948, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, हाँ 19 जुलाई के परमिट रूल क्या होगा, कोई भी, जैसे ये मान लीजिए पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, अगर इस डेट से पहले आ जाता है इंडिया में, इस डेट से पहले आ जाता है, तो उसको नो टेंशन, यानी कि कोई टेंशन नहीं होगी, किस चीज़ की, कि उसको नागरिकता मिल जाएगी, भाई कोई टेंशन नहीं है उसको। और अगर वो इस डेट के बाद आता है, तो उसको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन, और क्या करना होगा, 6 महीने का इंतजार करना होगा फिर, ठीक है। 6 महीने के बाद उसको नागरिकता दी जाएगी। क्या कहा गया कि आर्टिकल 6 में क्या कहा गया कि 19 जुलाई 1948 ये वो डेट है, इस डेट से पहले कोई भी पाकिस्तानी या इधर उधर से कोई भी व्यक्ति, जो मतलब आस हमारी सीमाएं लगती हैं, वहाँ का कोई भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाता है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अन्यथा वो इस डेट के बाद आता है, तो उसको एक फॉर्म भरना होगा, ठीक है, फॉर्म भरना होगा, और उस फॉर्म को सबमिट करवाने के बाद 6 महीने का इंतज़ार करना होगा, 6 महीने के अंदर उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और हाँ, अगर जैसे मान लीजिए कि सरकारी काम आपको पता ही है, आज भी दो तीन महीने लग जाते हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा मान लीजिए वेटिंग है या ज़्यादा फॉर्म आ चुके हैं, काम करने वाले कम हैं, तो ये 6 का 7 भी हो सकता है, 8 भी, 10 भी, ये डिपेंड करता है कि जो है काम करने के कर्मचारी या फिर जो है कितने जो है फॉर्म आए हैं, ठीक है, उसके बेस पर। और वैसे मिनिमम टू मिनिमम 6 महीने तो उसको इंतज़ार करना ही होगा। जैसे
आपने एक मूवी देखी होगी, क्या कहते हैं उसको, भाग मिल सॉरी मिल्खा सिंह। अभी देखो भाग मिल्खा, भाग, जो उसमें मिल्खा, उसमें क्या होता है कि जब देश का बंटवारा होता है ना, वो वहाँ से अपने वहाँ आता है, कैंप में होता है, तो क्या करता है, और अनाउंसमेंट करते हैं भाई अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। वो अपने एक पर्ची लेके जाते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उस पर्ची को ही कहते थे परमिट रूल, ठीक है। यानी कि परमिट, वो परमिट, रूल वो नियम है, वो उस परमिट का नियम है भाई, आप वहां से आए हो इस डेट के बाद, तो ये रूल है भाई, ये परमिट आपके पास होना चाहिए कि हम वहां से आए हैं और 6 महीने आपको इंतजार करना होगा अब, ठीक है। ये था रूल, बेसिकली हमने जो है समझ लिया आर्टिकल 6 के अंदर। अब आते हैं आर्टिकल 7। क्या आते हैं, आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में क्या कहा गया, आर्टिकल 7 में क्या कहा गया कि 1 मार्च, क्या 1 मार्च 1947, क्या 1 मार्च 1947, इसमें क्या कहा गया था कि ये थोड़ा सा, चलो यहाँ लिख देते हैं नीचे। मान लीजिए कोई बंदा इंडिया का है, किसका है, इंडिया का, वो चला गया था पाकिस्तान। कहाँ चला गया था, पाकिस्तान। वो क्या करता है, इंडिया आ जाता है वापिस, कैसे अभी बताते हैं। देखिए, मान लीजिए, देखिए आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है, 1 मार्च 1947, ये जो तारीख है, इस तारीख से पहले कोई बंदा इंडिया का है, मान लीजिए, ठीक है, और जैसे ही बंटवारा हुआ पाकिस्तान चला गया, ठीक है, पाकिस्तान चला गया, बोला भाई हम तो पाकिस्तान रहेंगे, ठीक है भाई रह लो कोई बात नहीं। वहाँ जाके पता चला ये तो दरिंदे मार करेंगे हमने, ठीक है, थोड़े से दिन रही तो 2 साल रहे मान लीजिए, तो उनको पता चला भाई ये तो खा जाएंगे मानस को नहीं काम के, चलो अपने देश अनु चल लो। तो फिर अपने इंडिया की तरफ बढ़ लिए, इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, वहाँ पे उनके साथ जैसे बर्ताव ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं लगा उनको, बोले भाई हमारे साथ ये है तो हमारे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, तो फिर वो वापस इंडिया की तरफ हो लिए, ठीक है, वापस इंडिया की तरफ हो लिए। उनको पता चला भाई ये डेट तो निकल गई, 1 मार्च 1947 तो निकल गई है, तो उन्होंने फिर क्या बोले अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, वही फिर भाई आप रजिस्ट्रेशन करवा दो, ठीक है, आप एक रजिस्ट्रेशन करवा दो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा दो और 6 महीने का इंतज़ार करो भाई। क्या कहा, 6 महीने का इंतज़ार आप करो, रजिस्ट्रेशन करवा दो। वो कहते हैं ना कि इंडिया वाले भाई शाम का सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, तो उसे बोला नहीं कहते। इंडिया वाले नो कि ठीक है फिर भी आप अपने हमारे भाई हो, ठीक है कोई बात नहीं, चले गए थे किसी भूल के कारण, फिर भी हम आपको जो है नागरिकता देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और 6 महीने का इंतज़ार कीजिए और हम आपको नागरिकता दे देंगे, ठीक है, ये कहा गया। एक बार और देखिए क्या आर्टिकल 7 में क्या कहा गया, वैसे भारतीय जो पाकिस्तान चले गए थे और वहाँ पर उनके साथ अत्याचार हुआ या फिर उनको ठीक नहीं लगी वो कंट्री, ठीक है, वो देश ठीक नहीं लगा, वहाँ का प्रशासन या कुछ भी लगा लीजिए, और उन्होंने सोचा भाई हम तो अपने भारत देश जाएंगे, तो वो भारत देश आ जाते हैं, तो उनको पता चलता है भाई ये डेट निकल चुकी है 1 मार्च 1947, तो फिर आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और 6 महीने का इंतज़ार कीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें और इसमें फ़र्क एक है, कैसे,
ये तो था, ये तो क्या था, यहां लिख देते हैं, ये था डायरेक्ट कोई पाकिस्तान से इंडिया आ जाए, डायरेक्ट पाकिस्तान से इंडिया आ जाए, यानी कि जन्म भी उसका पाकिस्तान में हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट पाकिस्तान से इंडिया आ जाए, और ये इंडिया से गया था और पाकिस्तान में रहने के बाद फिर इंडिया आ गया, यानी कि इनको परमिट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका तो जन्म ही यहीं हुआ था और इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो इनको इसीलिए ये परमिट रखने की जरूरत होगी कि आप तो पाकिस्तान से आए हो, और इनको परमिट रखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप इंडिया के ही से थे पहले, कुछ समय चले गए थे और अब आप दोबारा आ गए हो, इसलिए आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन भर दीजिए और 6 महीने का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। ये है इनमें दोनों में डिफरेंस। अब देखिए, अब आ गया आर्टिकल 8। क्या आ गया? आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या कहा गया? देखिए, अब हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे या जिसके पास मनी भाई साहब ज़्यादा होंगे थोड़े, तो वो क्या करते हैं, घूमने चले जाते हैं बाहर, 2-2 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल भी चले जाते हैं। बहुत से शिक्षा के लिए चले जाते हैं कि हम तो बाहर जाके थोड़ी स्टडी करेंगे। बहुत से नौकरी के लिए चले जाते हैं, भाई यहाँ तो तनख्वाह कम है, हम तो बाहर जाके डॉलर में कमाई करेंगे। किसके लिए? पर्यटन के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए। तो ये क्या कहा गया कि भाई आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा संविधान क्या कहता है, आप जाइए, पर्यटन के लिए जाइए, टूरिज्म के लिए जाइए, घूमने के लिए जाइए, शिक्षा के लिए जाइए, नौकरी के लिए जाइए, आपको अधिकार है ये। अच्छी शिक्षा आप लीजिए, यहाँ भी है वहाँ भी, कहीं भी लीजिए, ऑल वर्ल्ड में कहीं नौकरी कीजिए, कहीं घूमिए, आपकी नागरिकता सुरक्षित है, छीनी नहीं जाएगी। आप चाहे 2 साल में आइए, चाहे आप 5 साल में आइए, आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, ठीक। अगर आप, ये तो सिर्फ इतना ही इसमें विवरण है कि जो है आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं विदेश में, कहाँ? विदेश में पर्यटन के लिए जाइए, शिक्षा के लिए जाइए, नौकरी के लिए जाइए। आर्टिकल 8 के तहत आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, ठीक है। ये कहता है हमारे संविधान। सॉरी, एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, आ जाता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता। क्या? विदेशी नागरिकता। विदेशी नागरिकता, विदेशी नागरिकता कैसे? अधिदेशी नागरिकता का मतलब है, आप मान लीजिए कि शिक्षा के लिए गए, शिक्षा के लिए गए। अब हमारे इंडिया में जैसे होता भी है, बहुत से लोग शिक्षा के लिए जाते हैं, यानी कि शिक्षा तो बहाना है एक, वहाँ पे जाके नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे और किसी मैडम से शादी कर लेंगे और थोड़े टाइम रहने के बाद सोचेंगे वहाँ की नागरिकता मिल जाए, ठीक है। तो जैसे ही वो वहाँ की नागरिकता लेंगे ना, जैसे ही वो वहाँ की नागरिकता लेंगे,
विदेशी नागरिकता लेंगे तो यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी आपकी। क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी यहाँ की नागरिकता। ठीक है। क्या होगा? अगर आप शिक्षा, नौकरी या पर्यटन, इन तीनों में से या अन्य कोई किसी भी कारण से विदेश में जाते हैं और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, इन 3 कारणों में से या अन्य कोई किसी भी कारण से आप विदेश में जाते हैं और वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं या वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 के तहत विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेने के कारण आपकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। क्या कर दिया जाएगा? यानी कि अगर आप वहाँ ले लेंगे ना तो यहाँ से ख़त्म है, विदेश से ले लेंगे भारत से ख़त्म है। ठीक है। किसी भी कारण से आप गए हो, शिक्षा, नौकरी, पर्यटन, फिर अगर आप, ठीक है, ये आपका हो गया आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है जी, क्या? मान लीजिए कोई बंदा है, मान लीजिए, ठीक है, कोई व्यक्ति है, तो वो हो जाता है, मान लीजिए आतंकवादी बन जाता है। जैसे मुस्लिम या कश्मीर में, अब है कश्मीर, अब तो ऐसा तो पहले भी था लेकिन वहाँ पे हमारा संविधान लागू नहीं था, अब तो सब कुछ है। वहाँ पर ज़्यादातर है ना जो आतंकवादी बनते थे, ये कारण भी एक बहुत था, क्योंकि आतंकवादी बन जाते थे, फिर वो क्या करते थे, हमारे सेना में बहुत से ऐसे दरियादिली इंसान हैं कि जब वो छोड़ देते थे, उनको माफ़ भी कर देते थे, उनके परिवार वालों से मिलवा देते थे, कई बार ऐसा हुआ है। तो क्या वो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे ना, स्थानीय युवक थे, वो जैसे दिशा भटक जाते थे और आतंकवादी किसी संगठन को जैसे ज्वाइन कर लेते थे, आतंकवादी बन जाते थे, तो क्या होता था, हमारा भारत उनकी नागरिकता छीन नहीं सकता था, उन पर कोई कार्यवाही इतनी कर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान ही वहाँ लागू नहीं था, हमारा संविधान वहाँ लागू नहीं था, उनका खुद का ही संविधान था कश्मीर वालों का। ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर ये दंगा फसाद होते हैं ज़्यादातर। अब जैसे ही धारा 370 हटी, ठीक है, तो अब वो वहाँ पर अपनी मनमानी बहुत ही कम जो है की है उन्होंने। क्यों? क्योंकि अब अगर कोई आतंकवादी बनता है या आतंकवादी किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। क्या? नागरिकता छीन ली जाएगी। यानी इसमें क्या कहा गया है मेनली कि अगर आप देश विरोधी या आतंकवादी, देश विरोधी या किसी भी आतंकवादी गतिविधियों ठीक है, हाँ, देश विरोधी या आतंकवादी गतिविधियों में आप शामिल पाए जाते हैं कि भाई आपने किसी भी आतंकवादी को सहयोग किया है या कोई ऐसा काम किया है जो हमारे देश के विरोध है, देश के विरोध में है। ठीक है। जैसे देश के विरोध में जैसे कैसे, मान लीजिए कि आप मान लीजिए राष्ट्रपति का काफिला जा रहा है, उस पर मान लीजिए जूता मार दे राष्ट्रपति के, हमारे जो देश के प्रथम नागरिक है, मान लीजिए उनका बहिष्कार कर दे या उनका, ठीक है, क्योंकि वो किसी पार्टी के नहीं होते ना राष्ट्रपति। ठीक है। तो देश विरोधी और आतंकवादी, किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में अगला संलिप्त कोई पाया जाता है या ऐसा कोई ठोस कारण मिलता है कि आपका उसके साथ कनेक्शन है, तो आर्टिकल 10 क्या कहता है कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 11 क्या कहता है
कि ये जो 5 से लेके 10 तक अब तक हमने जो आर्टिकल पढ़े हैं, 5 से लेके 10 तक नागरिकता के जो भी आर्टिकल पढ़े हैं, या नागरिकता से संबंधित कोई भी अगर कानून बनाना है उसके बारे में, उसको राइट, मतलब राइट किसको है? संसद को। संसद को राइट है। संसद के भी किस मंत्रालय को? गृह मंत्रालय को। किसको है? गृह मंत्रालय। ठीक है, कि जो है नागरिकता संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारे संसद को है, और उसमें भी गृह मंत्रालय को है मेन। एक किसी भी कार्य का कोई ना कोई एक मेन जो मंत्रालय तो होता है ना, तो वो गृह मंत्रालय के पास है। नागरिकता का जो अधिकार है वो गृह मंत्रालय के पास है, नागरिकता बनाने का अधिकार। ठीक है, उसमें चेंजिंग करने का या बनाने का, ठीक है, संसद के पास, गृह मंत्रालय के पास। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले था आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट में क्या था? प्रारंभ में नागरिकता। जन्म के आधार पर आपके माता या पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो, या फिर 6 महीने आप रह रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर। ठीक है, नंबर 2 में क्या कहा गया था? एक डेट थी। ठीक है, कौन सी डेट थी? 19 जुलाई 1948। कौन सी? 19 जुलाई 1948 कि आप डायरेक्ट पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। परमिट रूल था। क्या था? परमिट रूल, आर्टिकल 2। पाकिस्तान से इंडिया आए हैं 19 जुलाई 1948 के बाद। अगर पहले आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाद में आए हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होगा और वो परमिट दिखाना होगा। परमिट रूल उसे कहते हैं, वो पर्ची दिखानी होगी। ठीक है, तो वो आपको परमिट रूल होगा। ठीक है, आर्टिकल 7 में क्या कहा है? आप भारत के थे, इंडिया पाकिस्तान चले गए थे किसी कारण से, फिर आप इंडिया में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रखेंगे। आप सिर्फ एक फॉर्म भर दीजिए और 6 महीने इंतज़ार कीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या था? आर्टिकल 8 क्या कहता है? आप पर्यटन के लिए गए थे, आप नौकरी के लिए गए थे, आप शिक्षा के लिए गए थे, आप जाइए, जहाँ मर्जी जाइए, आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, सुरक्षित आपकी नागरिकता। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि आप पर्यटन के लिए, शिक्षा के लिए, किसी के लिए भी चले गए हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए, लेकिन अगर आप वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं किसी भी देश की, तो आपकी यहाँ की जो अभी की नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, और आर्टिकल 10 हमारा क्या कहता है? कि किसी भी देश विरोधी या किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में, ठीक है, आप संलिप्त पाए जाते हैं या आपका हाथ पाया जाता है इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आपकी नागरिकता को छीनने का अधिकार है हमारे संसद के पास, गृह मंत्रालय के पास। ठीक है, और आर्टिकल 11 का कहता है कि नागरिकता संबंधित कोई भी अधिकार बनाने का जो है कानून किसके पास, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, उसमें मेन गृह मंत्रालय के पास है, जो कि आजकल हमारे अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। आर्टिकल 1 से 4 तक हमने पहले पढ़ लिया था, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक हमने आज पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी और समझ में आपको अच्छे से आया होगा। अगर नहीं भी आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।